8 फरवरी को धांधली का बयानिया बनाया, तो 21 अप्रैल को मुस्लिम लीग नून ने वो धांधली का बयानिया जमीन बोस कर दिया। सब शेर अफजल मरवत के कितने टोटे करने हैं भाई। मुराद सईद लाहौर के किसी एयरपोर्ट पर पहुंच के तो दिखाए ना। मलक रियाज और आसिम मुनीर के दरमियान सेटलमेंट नहीं हो सकी है। जनरल फैज और जनरल आसिफ गफूर को मैंने नहीं कहा था कि इमरान खान के पास मेरी एक्सटेंशन के लिए जाओ। पाकिस्तान का निजाम अब ऐसा हो गया है कि ये आर्मी चीफ के बगैर नहीं चलता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। सर, आज मुल्क का माहौल तो काफ़ी गर्म हो चुका है। सबसे पहले बात करेंगे एक एहतजाज को लेकर। समझ तो आ गया है मैं क्या कहने वाली हूँ, क्या पूछने वाली हूँ, क्या अंदर की बात आपने बतानी है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। अब ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? इस एहतजाज का मकसद क्या है और क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? ये अंदर की बात क्या है? देखिए, बज़ाहिर तो एहतजाज जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में हार पर ऐलान किया गया है। अब तहरीक-ए-इंसाफ को ये मुश्किल पेश आ रही है कि जो ज़िमनी इंतखाबात की हार है, उसके ऊपर धांधली का बयानिया नहीं बन पा रहा। ये हार उनको कबूल करनी पड़ेगी। ये हार उनके वोटर ने भी कबूल कर ली है कि वो वोट डालने बैलेट पे नहीं आया। ये हार मीडिया ने भी उनको कबूल कर लिया है कि वो ठीक हारे हैं। और तहरीक इंसाफ को ये प्रॉब्लम है कि अगर वो ठीक हार गए हैं, तो उनका ये बयानिया कि वो बहुत मकबूल है, वो खत्म हो जाएगा। और जो उनकी धांधली की रट है, वो खत्म हो जाएगी। अगर 8 फरवरी को धांधली का बयानिया बनाया, तो 21 अप्रैल को मुस्लिम लीग नून ने वो धांधली का बयानिया जमीन बोस कर दिया सारी सीटें जीतकर। तो इसलिए अब जुम्मे को एहतजाज की कॉल दी गई है। अब आप देखें ये एहतजाज पंजाब में हो सकता है। क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में है कि पंजाब में बड़ा एहतजाज जुम्मे को कर सके? मुझे नहीं लगता पंजाब के किसी शहर में भी 5,000 10,000 तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा होकर कोई एहतजाज कर सकते हैं। ये मुमकिन ही नहीं रहा। इन्होंने बहुत से एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन पंजाब में अभी इतनी तहरीक इंसाफ की इस्तात ही नहीं रही है कि वो कोई बड़ा एहतजाज कर सके। वैसे तो पंजाब में तहरीक इंसाफ का कोई लीडर इस वक्त मौजूद ही नहीं है, इसीलिए इलेक्शन में भी शेर अफजल मरवत को केपी से इम्पोर्ट करना पड़ा। आप बताएं, लाहौर में एहतजाज की कॉल की क्यादत कौन करेगा? कोई भी नहीं। आप कहें कशमीर कौन करेगा, फैसलाबाद कौन करेगा, मुल्तान कौन करेगा? सब चूरी खाने वाले मजनू हैं। कोई भी एहतजाज की कॉल में बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अब जब पंजाब में एहतजाज नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? वो कहते हैं जी कि सिंध में पैसे ही तहरीक इंसाफ की कोई ताकत नहीं है। कराची में आप बात कर सकते हैं, शेर अफजल मरवत गए हैं, एक रैली निकली। उस रैली पे कुछ गिरफ्तारियां हुई, जिसकी बाद बिलावल भुट्टो ने सबको रिहा करा दिया। शेर अफजल मरवत ने बिलावल के शुक्रिया के लिए ट्वीट किया कि आपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिहा करवा दिया है। वो ट्वीट अगले दिन शेर अफजल मरवत को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि पूरी पीटीआई उनको पड़ गई कि आपने तो बिलावल के हक में ट्वीट कर दिया। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कराची में कोई बहुत बड़े एहतजाज की गुंजाइश है। बगैर शेर अफजल मरवत के वहां भी रैली नहीं हो सकती। अब शेर अफजल मरवत के कितने टोटे करने हैं? बैरिस्टर गौहर के लिए कोई बंदा निकलने को तैयार नहीं। उमर यूब के साथ कोई निकलने को तैयार नहीं है। असद कैसर के साथ कोई निकलने को तैयार नहीं है। अहमद खान के साथ निकलने को तैयार नहीं। लतीफ खोसा के साथ निकलने को तैयार नहीं। तो फिर होगा क्या? केपी में एहतजाज कर लें, पेशावर में पिछला जो पेशावर में जब धांधली के खिलाफ एहतजाज हुआ, जिसमें स्टेज पर सब माइक एक दूसरे से छीनते रहे और गंडापुर आया भी नहीं, तो पेशावर के एहतजाज की क्या वैल्यू है? वहां उनकी अपनी हुकूमत है, अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर लें तो ठीक है। और अगर अगर अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं करना, तो पेशावर में एहतजाज हो भी जाए तो उसका इस्लामाबाद, लाहौर, कराची पर क्या असर है? लिहाजा आप समझें कोयटा में कोई एहतजाज नहीं हो सकता। ये पूरे मुल्क में एहतजाज करने की पोजीशन में ही नहीं है तहरीक इंसाफ। एक केपी है और उसका शहर पेशावर है, जहां भी लोग नहीं निकलते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जुम्मे को भी एहतजाज की कॉल नाकाम होगी। अगर इसमें मुझे कामयाबी के कोई इम्कान नजर नहीं आते। देखिए, एहतजाज तो तब कामयाब हो जब लाहौर की माल रोड पर हजारों लोग मौजूद हों,
जब इस्लामाबाद में हजारों लोग निकल आए, जब पिंडी में हजारों लोग निकल आए, लेकिन ऐसा तो 9 मई को भी नहीं हुआ था कि हजारों लोग निकल आए। तो इसलिए मुझे ये जो एहतजाज की कॉल है ये भी नाकाम होती नजर आती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये धांधली का बयानिया भी दफन हो गया है। इसमें अब कोई जान नहीं है। 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात ने तहरीक इंसाफ की इंतखाबी सियासत को काफी नुकसान पहुंचाया। सर, एक और अहम पेशरफ्त हुई है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी शाह महमूद कुरैशी के अलावा तमाम जो पीटीआई के रहनुमा हैं जो 9 मई में भी मुलविस थे या जिन पर एफआईआर कटी, मुकदमात बने, उन सब के नाम ईसीएल से निकाल दिए जा चुके हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? कोई नहीं, ये ईसीएल से नाम निकालना भी एक ट्रैप है। कोई एयरपोर्ट पर पहुंच, जो मफरूर और इश्तियारी है वो एयरपोर्ट पर पहुंच के तो दिखाए, और जो मफरूर और इश्तियारी नहीं है वो मुल्क से चला भी जाए तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कुछ लोग जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, अगर वो मुल्क से चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे अब आप लोग बहुत कह रहे हैं जी मुराद सईद का नाम निकाल दिया गया है ईसीएल से। भाई मुराद सईद लाहौर के किसी एयरपोर्ट पर पहुंच के तो दिखाए ना, वहां से फ्लाइट लेकर दिखाए। तो जो लोगों पर रेड लाइन मौजूद है उनका नाम ईसीएल से निकाला भी जाए तो रेड लाइन अपनी जगह मौजूद है, वो जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो पकड़े जाएंगे। जिन लोगों पर रेड लाइन मौजूद नहीं है और उनसे किसी हद तक सेटलमेंट हो गई है, वो सब जो है वो अपनी जगह, अगर वो चले भी जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अलीमा खान की जानिब से आज काफी तनकीद की गई है एस्टेब्लिशमेंट पे भी और हुकूमत पे भी। उनके जाने से बताया गया है कि बानी पीटीआई इमरान खान को लगता है कि अक्टूबर सितंबर के करीब उन पर किसी भी जाली मुकदमे में उनको सजा सुना दी जाएगी। और अलीमा खान की जानिब से ये भी कहा गया कि जो निकाह का झूठा केस बनाया, एक मुजहिका फेस केस है। इतनी मज़ाक़ खेज चीज है या ठीक चीज है? आपको निकाह ठीक करना चाहिए था। अभी पीछे पेशावर में ही एक अदालत ने एक आदमी को पहली बीवी से इजाजत ना लेकर निकाह करने पर 6 माह कैद सुनाई है। तो वो भी कह सकता था कि मैंने निकाह किया है, ये मज़ाक़ खेज चीज है, मुझे इस्लाम ने दूसरी शादी की इजाजत दी है। तो फिर आप ऐसे मुझे किस बात पर सजा दे सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान में निकाह के हवाले से, इद्दत के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। आप उन कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको सजा होगी। अगर ऐसी बात है तो इमरान खान अपने दौर में निकाह और इद्दत के कवानीन खत्म कर देते। मेरा ये मौकफ है, और कहते कि जब चाहो दिल करो निकाह कर लो, जब दिल चाहो तलाक दे दो, जब दिल चाहो इद्दत की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं तो इनको मज़ाक़ खेज मुकदमात नहीं समझता। लेकिन जहां तक बात है कि और मुकदमात में सजाओं की, तो 190 मिलियन पाउंड में उन्हें जरूर सजा हो रही है। उसमें रोज गवाहियां हो रही हैं और वो ट्रायल अपनी स्पीड पे चल रहा है, और इस बार कोई उसमें जल्दी भी नहीं है। लिहाजा उसमें उनकी सजा का मुझे कोई रुकावट नजर नहीं आती। उसमें उनको सजा हो जाएगी, और शायद इमरान खान को भी अंदाजा है कि उन्हें 190 मिलियन पाउंड में सजा होने लगी है, और वो ज़हनी तौर पर भी उस सजा के लिए तैयार है। इसीलिए वो खुद ही पहले कहना शुरू हो गए हैं कि मुझे सजा हो जानी है, मुझे सजा हो जानी है। बाद में कहेंगे मुझे तो पता था मुझे सजा हो जानी है। भाई एक बंदे ने कत्ल किया है, उसका मुकदमा चल रहा है, वो कही जाए मुझे फांसी हो जानी, फांसी हो जानी। भाई अगर आपने कत्ल किया तो आपको फांसी हो ही जानी है ना। इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई इल्हाम वाली बात तो है नहीं। इसी तरह इमरान खान को पता है 190 मिलियन पाउंड में उन्हें सजा हो जानी है, लिहाजा वो कह रहे हैं सजा हो जानी है, सजा हो जानी है। कल को कह देंगे ये सजा भी लंदन प्लान के तहत है। भाई लंदन प्लान में कहा गया था कि आप मलक रियाज के जो पैसे हैं उसको वापस कर दें, और मलक रियाज के पैसे हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा न कराएं। ये लंदन प्लान में नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि ये कर दें, और फिर उससे अलकादर ट्रस्ट की जमीन तोहफे में ले लें। तो आपने एक मुलजिम के पैसे वापस किए हैं और फिर उससे रिश्वत ली है। सजा नहीं होगी तो क्या होगा? सर, जैसा कि अभी आपने मलिक रियाज का ज़िक्र किया, तो बताइएगा ये बहरिया वाला जो तमाम मामला है, इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप इस मामले को? मुझे वो मजीद दुबई से खराब होता। वापस आएँगे? नहीं, वो दुबई से वापस नहीं आएंगे। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि आसिम मुनीर घर जाएंगे तो वो आएंगे। वो आसिम मुनीर के होते हुए मुझे नहीं लगता मलक रियाज पाकिस्तान आएंगे। मलक रियाज और आसिम मुनीर के दरमियान सेटलमेंट नहीं हो सकी है। आसिम मुनीर ने उन्हें कोई फाइनेंशियल एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। इसलिए मलक साहब मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर के होते हुए पाकिस्तान आएंगे। वो दुबई ही सर, बैठे आने वाले रहेंगे। पूरा ठीक हो पाकिस्तान गया। दुबई, वो दुबई ही बैठे रहेंगे।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को लेकर। तो उनकी जानिब से मुकम्मल तमाम तर इल्ज़ामात की जो पीटीआई की जानिब से लगाए गए थे, उन पर उसकी तरदीद कर दी गई है। तो अब आप इस मामले को कैसे देखेंगे? उन्होंने तो कहा है कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी नसीब ना हो। देखिए ना, अगर कोई आदमी इस तरह कुरान पर कसम खा ले तो हम उसको क्या कहें? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे जो जनरल फैज़ के जराइम हैं, उन्होंने खुद से उसको बरी-ओ-ज़िम्मा करार दिया है। अब देखिए ना, उनकी पहली एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ और जनरल आसिफ गफूर इमरान खान के पास गए थे। अब उनका ये मौक़िफ़ है कि मैंने नहीं किसी को कहा, तो वो ये कहना चाहती हैं कि जनरल फैज़ और जनरल आसिफ गफूर को मैंने नहीं कहा था कि इमरान खान के पास मेरी एक्सटेंशन के लिए जाओ। अच्छा, हम ये समझते हैं कि जनरल फैज़ और जनरल आसिफ गफूर शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनते हुए खुद ही इमरान खान के पास गए कि अ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दे दो। क्योंकि जनरल फैज़ ये चाहते होंगे कि अगर बाजवा को एक एक्सटेंशन मिल जाए तो अगली दफ़ा वो चीफ बन जाएँगे। लिहाज़ा अपने लिए चीफ का रास्ता हमवार करने के लिए वो बाजवा को एक एक्सटेंशन दिलाना चाहते थे कि इस वक़्त कोई और चीफ आ गया तो उनके चीफ बनने का रास्ता रुक सकता है। तो मैं ऐसी बात को ऐसे कर लेते हैं कि उन्होंने फैज़ और गफूर को नहीं कहा। फैज़ और गफूर अपने तौर पे इमरान खान के पास गए, लेकिन क्या जब फैज़ और गफूर इमरान खान के पास एक्सटेंशन के लिए गए, जिसकी तस्वीर भी जारी हुई, जिसके बाद एक्सटेंशन का लेटर भी जारी हुआ, तो क्या जनरल बाजवा में इतनी इख़लाक़ की ज़रूरत थी कि वो कह देते मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी? जब चीफ जस्टिस आसिफ शहीद खोसा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ सू मोटिव लिया और पिटीशन ली और उस पर हेयरिंग शुरू की, तो जनरल फैज रोज सुप्रीम कोर्ट बैठे रहते थे और आसिफ शहीद कोसा से इस मुकदमे को हल कराना चाहते थे। आप मान सकते हैं जनरल बाजवा कहेंगे कि मैंने आसिफ शहीद कोसा से कोई राब्ता नहीं किया, मैंने आसिफ शहीद कोसा पे कोई दबाव नहीं डाला। पर जो फैज कर रहा था, क्या जनरल बाजवा उससे खुद को बरी-ए-ज़िम्मा कर सकते हैं? हाँ, वो कह देंगे कि मैंने फैज़ को नहीं कहा था, फैज़ अपने तौर पे लगा हुआ था। तो ठीक है, फैज़ अपने तौर पे भी लगा हुआ था, तो फैज़ ने अगर किया है और आज जनरल बाजवा कुरान उठा के खुद को सच्चा कर रहे हैं और फैज़ को झूठा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट तो मौजूद थी। तो अगर फैज़ की इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी, आसिफ गफूर की व इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी, तो बाजवा साहब उससे खुद को बरी-ए-ज़िम्मा बाजवा साहब यही कह सकते हैं ना, मैंने फैज़ को नहीं कहा था। मेरे इल्म में नहीं था फैज़ ऐसे कर रहा है, फैज़ अपने तौर पे कर रहा है। लेकिन क्या ये दुरुस्त तस्वीर है? पता नहीं उन्होंने कुरान उठा लिया, अब मैं कुछ ज़्यादा बहस तो नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम अब ऐसा हो गया है कि ये आर्मी चीफ के बगैर नहीं चलता। इस वक़्त आसिम मुनीर चला रहे हैं, पहले जनरल बाजवा चला रहे थे, पीपल्स पार्टी के दौर में कियानी चला रहे थे, फिर राहील शरीफ ने मुकम्मल मुदाखलत की है। तो जो भी आर्मी चीफ है वो हुकूमती मामलात में शेयरिंग और मुदाखलत करता है। तो अब हमारे आम लोगों को ये तय कर लेना चाहिए कि किसी भी हुकूमत की कामयाबी या नाकामी में आर्मी चीफ का बराबर हिस्सा होता है। लिहाज़ा अगर इमरान खान के दौर में या जनरल बाजवा के दौर में पाकिस्तान माशी तौर पे कमज़ोर हुआ है, सिफारती तौर पे कमज़ोर हुआ है, दिफ़ाई तौर पे कमज़ोर हुआ है, तो जनरल बाजवा उसके बराबर के ज़िम्मेदार हैं। हम इस बहस में नहीं जाते कि वो कहेंगे कि ये काम मैंने किया है या नहीं किया है। भाई, आप आर्मी चीफ थे, आप हुकूमती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे, आप हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे थे। लिहाज़ा जो हुकूमत की कारकर्दगी है, आप उसके ज़िम्मेदार हैं। आज जो हुकूमत की कारकर्दगी है, आसिम मुनीर उसके साथ ज़िम्मेदार हैं। कल को आप कहें जी कि ये मुस्लिम लीग नून की नाकामी है। भाई, इस वक़्त आधी हुकूमत से आधी से ज़्यादा आसिम मुनीर की हुकूमत है। आसिम मुनीर ने मर्जी के बंदे लगाए हुए हैं, तो कामयाबी नाकामी की अकेली जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून कैसे होगी? मैं मानता हूँ पीटीआई के दौर में भी बाजवा साहब की मुदाखलत थी, लिहाजा इमरान खान की नाकामी में बाजवा साहब का हिस्सा है। वो इससे खुद को बरी जुम्मा नहीं करार दे सकते। लेकिन जो उन्होंने कुरान उठाया है, माँ शफात का जिक्र किया है, माँ की कब्र का जिक्र किया है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़हनी दबाव में है। ऐसा लगता है कि तनकीद ने, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी बाजवा को बुरा कहती है, पीटीआई भी बाजवा को बुरा कहती है, तो बाजवा साहब ये समझ रहे हैं कि उनका पाकिस्तान में हाल जनरल यही वाला हो गया है, जिसके खिलाफ रोज सब बयान देते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते। लिहाजा जहां उन्हें कोई साफी मिलता है वो अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाजवा साहब, बहुत देर हो गई है। आप जितनी मर्जी सफाइयां दें, आपका इमेज भी खराब हो गया है और आपकी इनिंग भी सर बहुत आपने बुरी थी।
बिल्कुल ठीक हो जी। गया। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि मुझसे किसी ने कोई डील की बात नहीं की, कोई भी पैगाम लेकर मेरे पास नहीं आया और ये डील की बात तो तब होनी चाहिए थी कि जब 8 फरवरी को तमाम पाकिस्तानी, तमाम जो कौम है वो एक साइड पर खड़ी थी। तब इनको क्यों ख़्याल नहीं आया? अब ये कौन-सी डील की बात करते हैं, मेरे पास क्यों आना है इन्होंने? सही बात है, कोई भी इमरान खान से बात नहीं कर रहा। हमने इस शो में पहले भी कहा, जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान खान से बड़ी बात हो रही है। वो किसी ने कहा जी जरनैल अडियाला पहुँच गए, किसी ने कहा जी 3 रुकनी वफ़द अडियाला पहुँच गया। लोग इमरान खान के पाँव पड़ गए, इमरान खान फ़ौज के साथ बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन हम तब भी कह रहे थे कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो सकती। आज भी हम कह रहे हैं कि इस वक़्त इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो सकती। दोनों के दरमियान गुफ्तगू ना हो रही है, ना अभी होने का कोई माहौल है। और इसका फ़ायदा हुकूमत को ज़रूर है और इमरान खान को इसका नुकसान है। लेकिन इमरान खान बात करना चाहते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो फ़ौज को दबाव में लाके बात करना चाहते हैं, फ़ौज दबाव में नहीं आई। अगर 8 फरवरी के बाद कोई दबाव इमरान खान का बना भी था, तो वो 21 अप्रैल को वो दबाव निकल गया है और इंतखाबी दबाव भी फ़ौज पर से निकल गया है, बल्कि फ़ौज अब वैलिडेट हो गई है कि ज़िमनी इंतखाब तो सारी हुकूमत ने जीत ली हैं, तो इमरान खान के पल्ले क्या रहा है? मेरा ख़्याल है 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात ने इमरान खान की सियासी पोज़ीशन को बहुत कमज़ोर किया है और उनकी बार्गेनिंग पावर को भी बहुत कमज़ोर किया है। ना पहले उनसे कोई बात करने को तैयार था, ना अब कोई तैयार हो। सर अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की सबसे अहम तरीन पेशरफ्त को लेकर। तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने आज लाहौर का और कराची का विजिट किया है और एक और भी अहम पेशरफ्त इस मुतालिक सामने आई है कि अमेरिका की जानिब से पाबंदियों का जिक्र किया गया है। देखिए, अब सवाल ये है कि मैं उस पर तो बाद में आऊँगा कि अमेरिका ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, ईरान क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान का मुफ़ाद क्या है। एक सवाल तो ज़रा तहरीक-ए-इंसाफ वालों से पूछ लिया जाए ना कि वो तो मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते थे। वो तो कहते थे ये हुकूमत अमेरिका लेकर आया है, डेविड लू ने हमारी हुकूमत गिराई है और इनको ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अमेरिका इनको लेके आया है। भाई जिस हुकूमत को अमेरिका लाया हो वो ईरानी सदर का शानदार इस्तकबाल करेगी, वो भी उस वक़्त जबकि ईरान ने इसराइल पर हमला किया हो। वो हुकूमत जिसको अमेरिका लाया हो, वो ईरानी सदर को मेरा मतलब है कि लाहौर, कराची हर जगह उसके साथ तजारती मुआहदे कर रही होगी। तो कोई तहरीक-ए-इंसाफ भी तो जवाब दे ना कि ये कौन-सी इम्पोर्टेड हुकूमत है जो अमेरिका की आँखों में आँखें डाल के भी बात कर रही है और अमेरिका के साथ काम भी कर रही है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है ईरान से मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है हम पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। आप शहबाज शरीफ की 1 माह की कारकर्दगी देखें। सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात 3 वफ़द सऊदी अरब के आ चुके हैं, शहबाज शरीफ का दौरा हो चुका है, अब फिर शहबाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं। चीन से बेहतरीन ताल्लुकात नवाज़ शरीफ चीन में वज़ीर ख़ारिजा चीन में मौजूद है। अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात वज़ीर ख़ज़ाना 10 दिन अमेरिका रह के आए हैं, सब अमेरिकी हुकाम IMF, वर्ल्ड बैंक से मिलकर आए हैं। यूएई से बेहतरीन ताल्लुकात, तुर्की से बेहतरीन ताल्लुकात, तो इस 1 माह में शहबाज शरीफ के 1 माह में पाकिस्तान की सफारतकारी ने बेपनाह कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिसकी वजह से आपको स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाती नज़र आ रही है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा भी हो गया है, अगले मुआहदे की बातचीत भी नज़र आई है। तो मेरे ख़्याल में कि ये जो शहबाज शरीफ की 1 माह की कामयाबी, सफारती कामयाबियाँ हैं, उस पर पूरी कौम को उन्हें दाद देनी चाहिए और हमें हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए। ये वक़्त हुकूमत को कमज़ोर करने का नहीं है, हुकूमत को मज़बूत करने का है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।